स्वागत है। आज हम सरकारी विधेयक अधिनियम में किस प्रकार बदला जाता है। सरकारी विधेयक अर्थात जो ऑर्डिनेंस है या कानून है या विधि है या लॉ जो है, हम किसके माध्यम से बनाते हैं? संसद के माध्यम से बनाते हैं। संसद में लोकसभा और राज्यसभा में क्या किया जाता है? बिल प्रस्तुत किया जाता है। और वो जो बिल है या तो लोकसभा में भी प्रस्तुत हो सकता है या राज्यसभा में भी प्रस्तुत हो सकता है। सिर्फ धन विधेयक को छोड़कर कोई भी जो बिल है या विधेयक है वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में क्या किया जा सकता है? प्रस्तुत किया जा सकता है। और बिल को जो प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है उसमें दो तरह के बिल होते हैं। एक कहलाता है सरकारी बिल और एक कहलाता है गैर सरकारी बिल। तो जो सरकारी बिल है आपका, वो विभाग के मंत्रियों के द्वारा क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है। और जो गैर सरकारी बिल है आपका, वह सामान्य सांसद के द्वारा क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है। तो 99% जो बिल होते हैं वो सरकारी बिल ही होते हैं। विभाग का मंत्री ही क्या करता है? प्रस्तुत करता है। बहुत कम परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि विभाग का मंत्री ना हो और सांसद के द्वारा क्या किया जाए? बिल को प्रस्तुत किया जाए। तो सरकारी विधेयक को अधिनियम में बदलने की क्या विधि है? किस प्रकार एक विधेयक है या ऑर्डिनेंस है वह कानून का रूप धारण करता है, इसकी क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, इसको आज मैं विस्तृत तरीके से दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन के रूप में आपको बताऊंगा। कहने का मतलब ये जो सवाल है ये दीर्घ उत्तरी में आपको आ सकता है। सभी बच्चे जितने भी ऑनलाइन हैं लेक्चर को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 8-9 से ज़्यादा शेयर नहीं होते हैं, जबकि 4-5 शेयर तो मेरे घर के ही हो जाते हैं उसमें। तो मात्र 4 या 5 बच्चे शेयर करते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लेक्चर को क्या करें? शेयर करें वॉच पार्टी के रूप में। कम से कम 15 शेयर होना चाहिए कम से कम। 8-9 से ज़्यादा कोई शेयर दिखाई नहीं देते हैं मुझे। सभी बच्चे कोशिश करें कि जितने भी बच्चे अभी ऑनलाइन हैं वो सभी के सभी ही लेक्चर को क्या करें? शेयर करें। ग्रुप में भी शेयर कर दें। परफेक्शन अकादमी का जो ग्रुप है उसमें शेयर कर दें। परफेक्शन अकादमी का जो पेज है उसमें शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और भी अन्य ग्रुप में क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। मैसेंजर में से शेयर कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ें, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लेक्चर का क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। ज़्यादा बच्चे यदि लेक्चर के व्यू रहेंगे तो ही टीचर मोटिवेट होता है पढ़ाने के लिए। ऑनलाइन की जो क्लास है वो अलग टाइप की होती है। इसमें टीचर जब तक मोटिवेट नहीं हो पाता जब तक ऑनलाइन व्यू उसके ज़्यादा ना हो, है ना। ऑफलाइन की क्लास में तो उसको दिखाई देता है कि 20 बच्चे 15 बच्चे, पर यहाँ पे ऑनलाइन में ज़्यादा से ज़्यादा व्यू यदि होते हैं तो टीचर के लिए क्या होता है? प्रेरणा होती है। तो सभी बच्चे जितने भी ऑनलाइन हैं वो क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को शेयर कर दें। 21 बच्चे हैं, 21 ही बच्चे लेक्चर को क्या कर दें? शेयर कर दें, ताकि कम से कम 350-400 बच्चों के साथ पास ये व्यू के रूप में पहुंच सके। देखिए, तो मैंने बताया सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक अर्थात विभाग के किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा? ये मंत्री के द्वारा क्या किया जाएगा? प्रस्तुत किया जाएगा संसद में। लोकसभा में भी किया जा सकता है एज वेल एज राज्यसभा में भी क्या किया जा सकता है? प्रस्तुत किया जा सकता है, सिर्फ धन विधेयक को छोड़कर। अब ये धन विधेयक क्या होता है इसके अगला टॉपिक में मैं उसको भी समझाऊंगा कि धन विधेयक क्या होता है और फाइनेंस बिल क्या होता है, मनी बिल क्या होता है। तो कोई भी विधेयक है वो दो तरह के व्यक्तियों के द्वारा प्रस्तुत होता है, सरकारी विधेयक या गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक अर्थात वह विधेयक जिसे विभाग के मंत्रियों के द्वारा क्या किया जाए? प्रस्तुत किया जाए। सरकारी विधेयक को अधिनियम में बदलने की क्या प्रक्रिया है? कैसे एक बिल अधिनियम अर्थात एक्ट में क्या होता है, लॉ में क्या होता है या कानून में क्या होता है, परिवर्तित होता है, इसका क्या प्रोसेस है, ये आज हम विस्तृत रूप से आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि संबंधित विभाग द्वारा विधेयक का क्या तैयार किया जाता है? प्रारूप या ड्राफ्ट जो है तैयार किया जाता है। ड्राफ्ट यानी प्रारूप तैयार किया जाता है। जिस भी विषय पर कानून बनाना है, हो सकता है वो विभाग जल संसाधन विभाग हो या PWD हो या PHE हो या शिक्षा विभाग हो या उच्च शिक्षा विभाग हो, दूरसंचार विभाग हो, कोई सा भी विभाग है, उसके लिए यदि कोई नई पॉलिसी बनाना है, कानून बनाना है, तो ऐसी स्थिति में वह विभाग बिल का क्या बनाएगा? सबसे पहले प्रारूप बनाएगा। जैसे मान लो कोई इंजीनियरिंग है, उच्च शिक्षा के लिए कोई एक योजना बनाई है सरकार ने, कोई पॉलिसी बनाई है ना, जिसमें विद्यार्थियों को क्या मिलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो उसके लिए उस योजना का जो खाका है या प्रारूप है या जो ड्राफ्ट है, संबंधित विभाग सबसे पहले तैयार करता है। तो संबंधित विभाग के जितने भी सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी होते हैं, सेक्रेटरीट जो होता है उसका, सचिवालय जो होता है, सचिवालय में क्या होता है? वो पूरा उस विभाग का जो सचिवालय है, सेक्रेटरीट है, वहां पर विभाग का ड्राफ्ट जो है,
विषय का क्या होता है, ड्राफ्ट जो है संबंधित विभाग क्या करता है, तैयार करता है, सेक्रेटरीट जो है उस विभाग का। जैसे शिक्षा विभाग है तो शिक्षा विभाग का जो सचिवालय होगा, है ना, उच्च शिक्षा विभाग है तो उसका होगा, जल संसाधन विभाग है या पीडब्ल्यूडी है या पीएचई है, कोई सा भी विभाग हो, तो जिस भी विभाग से रिलेटेड वो विषय है उस विभाग का सचिवालय क्या करेगा, उस विभाग का ड्राफ्ट क्या करेगा, तैयार करेगा। और वो जो ड्राफ्ट है वो विधि मंत्रालय व अटॉर्नी जनरल के पास जाएगा। विधि मंत्रालय अर्थात लॉ मिनिस्ट्री और अटॉर्नी जनरल, ये दोनों क्या जांचेंगे, विधि मंत्रालय और अटॉर्नी जनरल ये जांचेगा कि वो जो विधेयक है वो उसकी विधायी क्षमता है कि नहीं, अर्थात वो संसद में रखे जाने लायक है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि उस विधेयक के रखे जाने से लोगों के या नागरिकों के मौलिक अधिकार में क्या हो जाए, कमी हो जाए, फंडामेंटल राइट्स उनके क्या हो जाए, कम हो जाए, या कोई ऐसा डीपीएसपी में जो 35 से लेकर आपके 36 से लेकर जो 51 के प्रावधान है वो उससे क्या हो जाए, बाधित हो जाए, या फंडामेंटल राइट्स आपके क्या हो जाए, कम हो जाए। अर्थात विधेयक को रखने की विधायी क्षमता है कि नहीं है। अर्थात विधेयक को यदि रखा जाएगा तो अटॉर्नी जनरल भी उसे बताएगा कि ये विधेयक को क्या किया जा सकता है, रखा जा सकता है कि नहीं संसद में। ऐसा ना हो कि सब पार्टी के सांसद ही उसके अपोज में क्या करते हैं, मतदान के समय क्या करते हैं, पार्टी का अपोज सांसद ही मतदान के अपोज में क्या करते हैं, वोट करते थे। ऐसी स्थिति में विधि मंत्रालय और अटॉर्नी जनरल क्या करते हैं, उसकी जांच करते हैं, उसकी विधायी क्षमता की क्या करते हैं, जांच करते हैं कि विधेयक वास्तव में संसद में रखा जाने वाला की स्थिति में है कि नहीं। अर्थात विधायी क्षमता को विधि मंत्रालय और अटॉर्नी जनरल जांचता है। फिर वहां से यस हो जाता है, यदि अटॉर्नी जनरल और विधि मंत्रालय यदि उसे यस कर देता है कि हाँ यह विधेयक रखे जाने योग्य है। जैसे मान लो उच्च शिक्षा विभाग का इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए है, कोई योजना आई है तो उसका एक पूरा प्रारूप जब विभाग ने बनाया और विधि मंत्रालय को भेजा, अटॉर्नी जनरल के पास गया तो उसको लगा कि हाँ इससे छात्रों का क्या जुड़ा है, हित जुड़ा है और इसे कानून के रूप में क्या करते हैं, हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो फिर वो जाएगा किसके पास, कैबिनेट के पास जाएगा, मंत्रिमंडल के पास जाएगा, अर्थात कैबिनेट के पास जाएगा, प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट के पास जाएगा वो प्रारूप। प्रधानमंत्री और कैबिनेट जो है उसकी क्या होगी, बैठक होगी, और उस बैठक में वो जो बिल आया है, जो विभाग से बन के आया है विधेयक, वो उसको क्या कर देंगे, अप्रूव कर देंगे। वो उसको क्या कर देंगे, अप्रूव कर देंगे। और कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर मंत्रिमंडल की अनुमति, प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट की अनुमति मिल गई, उसके बाद ये कानून बन जाता है, कई बार इतने प्रोसेस में ही। पर ये प्रोसेस में कानून मात्र कितने महीने तक रहता है, उसकी शक्ति कितने महीने तक रहती है, 6 महीने तक, क्योंकि संसद नहीं चल रही है। मान लो ये पूरी संसद की कार्रवाई मैंने लिखी, ये पूरी क्या है, संसदीय कार्रवाई लिखी, और आज की तारीख में यदि विधेयक बना है और संसद चल ही नहीं रही है तो आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत राष्ट्रपति क्या करेगा, मंत्रिमंडल से जो अनुमति मिली है प्रधानमंत्री और कैबिनेट से, डायरेक्ट उसको राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से क्या बना देंगे, कानून बना देंगे। और इस कानून की अवधि कितनी रहेगी, 6 माह रहेगी। 6 माह के अंदर उसे फिर ये पूरा प्रोसेस क्या करवाना पड़ेगा, पास करवाना पड़ेगा। और इत्तेफाक से यदि प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट ने अनुमति दी और वास्तव में क्या चल रही है, उस समय संसद चल रही है, तो फिर संसदीय प्रक्रिया के द्वारा उसे क्या करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। यानी संसदीय प्रक्रिया का तो पालन करना है, या तो आप लास्ट स्टेप में आ जाओ तो फिर उसके बाद 6 महीने के अंदर करना है, या विधि अनुसार एक के बाद एक यदि संसद चल रही हो तो भी उसे क्या करना पड़ता है, प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। तो मंत्रिमंडल या कैबिनेट की अनुमति मिलने के पश्चात लोकसभा या राज्यसभा के महासचिव को विधेयक क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है 7 दिन पहले। उसे सूचित कर दिया जाता है कि यह विधेयक हम 7 दिन बाद क्या करेंगे, लोकसभा में क्या करेंगे या राज्यसभा में क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। किसे बताते हैं ये, महासचिव। महासचिव एक परमानेंट कर्मचारी, अर्थात एक सीनियर क्या होता है, वो आईएएस होता है, सीनियर आईएएस जो होता है। लोकसभा अध्यक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, राज्यसभा अध्यक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, महासचिव की बात हो रही है। कैबिनेट की अनुमति मिलने के बाद यह लोकसभा या राज्यसभा के महासचिव के पास जाएगा और बताया जाएगा कि 7 दिन बाद इसे हम क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, फिर 7 दिन बाद अध्यक्ष से क्या ली जाती है, संबंधित विभाग क्या लेता है, फिर 7 दिन बाद या तो लोकसभा में आएगा वो, या एज वेल एज कहाँ आ सकता है वो, राज्यसभा में अब भी आ सकता है। मनी बिल को छोड़कर कोई से भी बिल दोनों सदनों में क्या किए जा सकते हैं, प्रस्तुत किए जा सकते हैं। फिर मान लो वो लोकसभा में यदि आया तो संबंधित विभाग जो है, संबंधित विभाग का जो मंत्री है, संबंधित विभाग का जो मंत्री है वो
उस विधेयक का प्रथम वाचन करेगा। प्रथम वाचन का मतलब उस विधेयक को पढ़ के सुनाएगा। सभी सदस्यों को क्या कर दी जाती है, इस विधेयक की कॉपी सर्कुलेट कर दी जाती है। जैसे आपने देखा था कि धारा 370 के समय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जब धारा 370 को हटाने का प्रथम वाचन किया था, तो सभी सदस्यों के पास एक एक उसकी क्या थी, कॉपियां मौजूद थी। तो प्रथम वाचन मंत्री जो है अध्यक्ष से अनुमति लेने के बाद उस विधेयक का क्या करता है। फिर उस पर क्या होती है, उस विधेयक की विधायी क्षमता पर क्या होती है, चर्चा होती है। अर्थात यह विधेयक संसद में रखे जाने योग्य है कि नहीं, इस पर चर्चा करते हैं पक्ष और विपक्ष के लोग। फिर उसमें क्या होता है, वाद विवाद की भी स्थिति बनती है और वहां पर अटॉर्नी जनरल को भी बुला सकते हैं। सरकार का पक्ष रखने के लिए अटॉर्नी जनरल भी उस वाद विवाद में क्या कर सकता है, आ सकता है। उसके बाद क्या होता है, फिर उस पर मतदान होता है और मतदान के बाद यदि उस विधेयक पर सरकार को बहुमत मिल गया तो फिर उसका गजट में या राजपत्र में क्या हो जाता है, नोटिफिकेशन हो जाता है। राजपत्र में क्या हो जाता है, वो प्रकाशित हो जाता है। लेकिन कई बार इस प्रक्रिया को आप स्किप भी कर सकते हो। जैसे अनुच्छेद 370 के समय में क्या हुआ था, अध्यक्ष से अनुमति लेकर डायरेक्ट गृह मंत्री अमित शाह जी ने उसे गजट में क्या कर दिया था, नोटिफाई कर दिया था। क्योंकि वो भी एक क्लॉज है, उल्लेखनीय है कि मंत्री अध्यक्ष की अनुमति से विधेयक को सीधे गजट में भी प्रकाशित करवा सकता है। अर्थात अध्यक्ष को यदि लगता है कि विधायी क्षमता वाला विधेयक है, इस पे कोई चर्चा आवश्यक नहीं है, अटॉर्नी जनरल से मुझे कोई चर्चा नहीं करवाना है, तो वो प्रथम वाचन के पश्चात डायरेक्ट उसे क्या करवा सकता है, गजट में नोटिफाई करवा सकता है। यदि कई लोगों ने यदि उस चर्चा को देखा हो, अनुच्छेद 370 को जब हटाया गया था तो गृह मंत्री श्री अमित शाह ने क्या किया था, प्रथम वाचन किया था, उसके कुछ घंटे बाद ही 1 या 2 घंटे बाद गजट में क्या हो गया था, वो डायरेक्ट नोटिफाई हो गया था। अर्थात मतदान की स्थिति नहीं बनी थी। तो सिंपल जो विधेयक होता है उसमें क्या होता है, प्रथम वाचन होता है, विधायी क्षमता पे चर्चा होती है, फिर उसका मतदान होता है, फिर गजट में क्या होता है, वो नोटिफाई होता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसी सदन में फिर उसका क्या होता है, गजट में जैसे ही नोटिफाई हो गया, वो राजपत्र में यदि वो पूरा के पूरा छप जाता है, तो फिर उसका क्या होता है, दूसरी बार क्या होता है, वाचन होता है। अर्थात दूसरी बार विभाग का जो मंत्री है वही मंत्री फिर उसको वापिस क्या करेगा, पढ़ेगा। और फिर उसमें जब पढ़ेगा तो उसमें 2 स्टेप रहेंगे, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण में उस विधेयक पर क्या होगी, सामान्य चर्चा होगी। सामान्य चर्चा करेंगे, जो भी संसद सदस्य उपस्थित हैं उसके पक्ष और विपक्ष में क्या करेंगे, सामान्य चर्चा करेंगे। फिर द्वितीय चरण में वो विधेयक जाएगा प्रवर समिति के पास या संयुक्त समिति के पास जाता है। ये समितियां क्या करती हैं, उस विधेयक में जो भी कमी पेशी होती है उसकी अनुशंसा करके क्या करती है, इस विधेयक को क्या करती है, वापस लौटा देती है। अर्थात ऐसा नहीं कि एक ही दिन में पूरा विधेयक काय का रूप कर ले, कानून का रूप धारण कर ले। तो फिर वो प्रथम चरण में साधारण सामान्य चर्चा होती है, द्वितीय चरण में उस विधेयक को प्रवर समिति के पास या संयुक्त समिति के पास भेजा जाता है, ताकि उस विधेयक में कोई भी यदि कमी और पेशी है तो वो उसकी रिकमेंड के साथ उसे क्या कर दे, वापिस सौंप दे सदन को। फिर सदन में फिर उस विषय पर क्या होती है, विस्तृत चर्चा होती है। खंड में आने टुकड़ों में क्या होती है, विस्तृत चर्चा होती है। और चर्चा होने के बाद आखिरी में फिर क्या होता है, विभाग का मंत्री उसे फिर तीसरी बार पढ़ता है। अर्थात इसकी रिकमेंड होने के बाद, चर्चा होने के बाद फिर उसको तीसरी बार उसका क्या करता है, वाचन करता है। और वाचन के बाद फिर उस पर क्या होता है, दूसरी बार उस सदन में क्या होता है, मतदान होता है। तो ये प्रक्रिया यदि आपको समझ में आ गई कि एक सदन में 3 बार तो क्या हुआ, विधेयक का क्या हुआ, वाचन हुआ, और 2 बार क्या हुआ, उसका मतदान की स्थिति, यानी 2 बार उसमें क्या होगा, मतदान होगा। तो यदि मान लो लोकसभा में ये प्रोसेस पूरा अपनाया गया तो सेम प्रोसेस यही लोकसभा में होगा। यदि विधेयक को राज्यसभा में रखा गया है तो सबसे पहले यही प्रोसेस पूरा काय में होगा, राज्यसभा में होगा। तो एक बार और मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि जिस भी विषय पर कानून बनाना हो तो संबंधित विभाग उसका क्या करेगा, ड्राफ्ट तैयार करेगा, विधि मंत्रालय और अटॉर्नी जनरल से क्या लेगा, परामर्श लेगा, फिर उसे कैबिनेट के पास जाएगा, फिर कैबिनेट यदि उसे अप्रूव कर देती है तो फिर वह संसद के महासचिव के पास जाएगा, है ना। और 7 दिन पहले महासचिव को सूचित कर दिया जाएगा कि लोकसभा में इस तारीख को ये रखाएगा। फिर अध्यक्ष की अनुमति से विभाग का मंत्री क्या करेगा, उसका प्रथम वाचन करेगा, उस पर विधायी क्षमता पर उसकी चर्चा होगी, और वाद विभाग में अटॉर्नी जनरल भी भाग ले सकता है। और उस पर फिर क्या हो जाएगा, गजट में क्या हो जाएगा, मतदान के पश्चात क्या हो जाएगा, वो नोटिफाई हो जाएगा। और कई बार इस प्रोसेस को क्या कर सकते हो, आप स्किप भी कर सकते हो। जैसे धारा 370 में गृह मंत्री अमित शाह ने इस प्रोसेस को पूरा स्किप कर दिया था, डायरेक्ट प्रथम वाचन के बाद
अध्यक्ष से अनुमति लेकर उन्होंने इसे गजट में क्या कर दिया था, नोटिफाई करके कानून बना दिया था, और फिर आगे का प्रोसेस वो करते रहे। तो कानून एकदम से सुबह जब रखा गया तो 12 बजे क्या बन गया, एकदम से वो कानून बन गया, और इस पर मतदान की स्थिति नहीं आने दी। एक बार गजट में नोटिफाई हो गया तो एक बार यदि गजट में नोटिफाई हो गया और उसके बाद यदि मतदान में यदि उस विधेयक पर सरकार को बहुमत नहीं मिलता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो यदि सरकार के पास बहुत कॉन्फिडेंस है, सरकार के पास यदि बहुमत है, तो सरकार डायरेक्ट अध्यक्ष से अनुमति लेकर उसे गजट में क्या करवा सकती है, नोटिफाई करवा सकती है। इसलिए धारा 370 केस में गृह मंत्री अमित शाह ने डायरेक्ट उसे काय में कर लिया था, गजट में नोटिफाई कर लिया था, क्योंकि उन्हें पता है कि ये आगे जब सामान्य चर्चा होगी, विस्तृत चर्चा होगी, समिति के भी पास जाएगा और उसके बाद भी मतदान होगा, तो सरकार को आवश्यक बहुमत क्या है, इसमें प्राप्त होना ही है। तो जब सरकार बहुमत की स्थिति में होती है तो इस प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, वो स्किप कर सकते हैं, इस प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता है, द्वितीय वाचन होता है, दूसरी बार मंत्री पढ़ता है, उस पर सामान्य चर्चा होती है, फिर उसके बाद विधेयक को प्रवर समिति के पास सौंपा जाता है, जहाँ पे कोई भी कमी पेशी होती है उसकी रिकमेंड की जाती है, और फिर उस पर विस्तृत चर्चा होती है। फिर तीसरी बार विभाग का मंत्री उसे क्या करता है, पढ़ता है, और दूसरी बार उस पर क्या होता है, मतदान होता है। और मतदान में सरकार ने जो विधेयक रखा है उस पर सरकार को क्या मिलना चाहिए, बहुमत मिलना चाहिए। यदि सरकार को बहुमत नहीं मिला तो सरकार गिर सकती है। तो सरकार ऐसा कोई विधेयक नहीं लाती है कि जिस पर मतदान के बाद सरकार को पर्याप्त बहुमत ना मिले। तो मतदान के बाद फिर ये प्रोसेस प्रथम सदन से क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। पूरी प्रक्रिया जो है पहले सदन से क्या हो गई, पारित हो गई, या तो लोकसभा में रखी गई है या राज्यसभा में रखी गई है। मैंने बोला धन विधेयक को छोड़कर कोई सा भी विधेयक आप दोनों सदनों में क्या कर सकते हो, रख सकते हो। अब ये तीसरा हो गया, तीसरा वाचन हो गया, 2 बार मतदान हो गया। अब ये पहले सदन की प्रक्रिया क्या हो गई, आपकी कंप्लीट हो गई, पहला सदन की प्रक्रिया आपकी कंप्लीट हो गई। अब सेम प्रोसेस आपका दूसरे सदन में अपनाया जाएगा। अर्थात ये जो पूरा प्रोसेस था, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन और 2 बार मतदान, ये सेम प्रोसेस आपका द्वितीय सदन में भी क्या किया जाएगा, अपनाया जाएगा। वहां से भी सफलतापूर्वक जब विधेयक जब इस प्रक्रिया को पूर्ण कर लेता है तो द्वितीय सदन से भी क्या माना जाता है, इसे ये लिखा है, दूसरे सदन में भी प्रथम सदन की भांति प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब विधेयक दोनों सदनों से क्या हो गया, पारित हो गया, लोकसभा से भी हो गया, राज्यसभा से भी हो गया। पहले यदि राज्यसभा में रखा तो समझो राज्यसभा से भी हो गया, लोकसभा से भी हो गया। दोनों सदनों से जब विधेयक पारित हो गया तो वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हेतु जाता है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद वो उस पर क्या बन जाता है, कानून बन जाता है या लॉ बन जाता है, और विधेयक जो है कानून के रूप में क्या हो जाता है, या लॉ के रूप में क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यह स्थिति एक सरकारी विधेयक को अधिनियम में बदलने की प्रक्रिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी, और इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार एक सरकारी विधेयक को अधिनियम में बदला जा सकता है। यह पूरा जो प्रोसेस है आपको दीर्घ उत्तरी में परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो इस पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, गजट का नोटिफिकेशन जो है, गजट को हिंदी में क्या बोलते हैं, चैट के माध्यम से सभी बच्चे इसमें बताइए गजट को हिंदी में क्या बोला जाता है। चैट के माध्यम से सभी बच्चे ये बताने का प्रयास करें। और सरकारी और गैर सरकारी विधेयक में क्या अंतर है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया उसको चैट के माध्यम से जल्दी से बताएं। फिर इसके बाद अब अगला टॉपिक हम ले रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी बच्चे। तो आपने देखा कि कोई भी विधेयक ऑर्डिनेंस में या कानून में किस प्रकार बदलता है, तो उसके लिए आपको दोनों सदनों से बिल पारित करवाना पड़ता है, 3 बार वाचन होता है एक सदन में, 2 बार मतदान होता है। अर्थात एक विधेयक को कानून बनने के लिए 6 बार उसका वाचन होगा दोनों सदनों में, और 4 बार उसका क्या होगा, मतदान होगा, और चारों बार सरकार को सफलतापूर्वक बहुमत चाहिए। यदि बहुमत नहीं आता है तो सरकार क्या हो जाती है, गिर जाती है। और सिर्फ एक प्रोसेस को आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो पहली बार। यदि सरकार के पास बहुमत है तो सरकार पहले ही दिन वाचन करके डायरेक्ट उसे गजट में क्या कर सकती है, नोटिफाई करके कानून बना सकती है, सरकार को यदि लगता है कि सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला बात करेंगे हम धन विधेयक और वित्त विधेयक की बात करेंगे। अति महत्वपूर्ण है धन विधेयक और वित्त विधेयक किसे कहते हैं। अगला टॉपिक क्या है, धन विधेयक और वित्त विधेयक। तो धन विधेयक
और वित्तीय विधेयक जो है उसमें बहुत ही माइन्यूट क्या होता है, अंतर होता है, जिसको बच्चे समझने में क्या कर देते हैं, कई बार गलती कर देते हैं। तो दो चीजें आप बात करेंगे हम, धन विधेयक, इसको बोलते हैं मनी बिल, मनी बिल, और एक होता है वित्त विधेयक, ये ऐसा बोला जाता है फाइनेंस बिल। अब सभी बच्चे चैट के माध्यम से बताइएगा संविधान के किस आर्टिकल में इन दोनों का उल्लेख है, संविधान के किस आर्टिकल में धन विधेयक और वित्त विधेयक का उल्लेख है। सभी बच्चे बताइए, लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, और जल्दी से चैट के माध्यम से बताइए। सुमेधा, फाइनेंस बिल संविधान के किस आर्टिकल में है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए किस आर्टिकल में है। राजपत्र बोलते हैं, वैशाली ने बोला बिल्कुल सही। हिमशिका चौहान बोल रही है कि धन विधेयक जो है संविधान के अनुच्छेद 110 में है। और फाइनेंस बिल किस में है हिमशिका, फाइनेंस बिल किस में है, राहुल खोजे, गुड, गजट बोला जाता है, गलत। हिमशिका चौहान, फाइनेंस बिल 114 में नहीं होता, 114 में लेखानुदान होता है, अभी 2 दिन पहले ही पढ़ाया था मैंने। हिमशिका गलत है उत्तर। जब उत्तर नहीं आया तो उसका चैट के माध्यम से देने का प्रयास ना करें, जब कॉन्फिडेंस हो जब भी उत्तर दें, अदरवाइज ना दें। आलोप, धन विधेयक, ठीक है। युग, धन विधेयक नहीं पूछ रहा हूँ, 110 सा भी लिख रहा है, 112 कौन लिख रहा है, आलोप। 12 में 112 में बजट होता है, आय व्यय का पत्रक बजट, आलोप 112 में बजट होता है। वैशाली ठीक है 110। युग 117, गुड। युग शर्मा, वेरी गुड। युग शर्मा, फाइनेंस बिल होता है, युग ने बताया, युग शर्मा ने बताया कि फाइनेंस बिल होता है 117 में, गुड, वेरी गुड युग। कोई नहीं बता पाया इसके अलावा। और धन विधेयक तो सभी को पता था 110 में होता है, और फाइनेंस बिल होता है 117 में। मात्र युग ने बताया ऐसे कि 117 में क्या होता है, फाइनेंस बिल होता है। 114 बता रहे लोग, लेखानुदान अभी 2 दिन पहले ही पढ़ाया था। बजट 112 में होता है, खोजे बता रहा 112 में। तो ध्यान रखिए, सबसे मेन तो कैरेक्टर आपको यही याद रखना है कि मनी बिल काय में आता है, 110 में आता है, और फाइनेंस बिल 116 में आता है, लेखानुदान 114 में आता है, और 112 में क्या आता है आपका, बजट आता है। 108 में क्या आता है आपका, 108 में आपकी संयुक्त बैठक आती है लोकसभा और राज्यसभा की, और 110 में क्या आता है आपका, धन बिल आता है। तो सबसे पहला जो बेसिक कैरेक्टर है, दोनों में अंतर है, वो यही है कि संविधान का आर्टिकल 110 में क्या है आपका, मनी बिल है, अनुच्छेद। अब इसमें 2-3-4 बातें आपको याद रखना है क्या कि धन विधेयक किससे बोलेंगे। तो पहली बात, धन विधेयक हमेशा, पहली बात, धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, लोकसभा में रखा जाता है, इसे राज्यसभा में नहीं रख सकते। ये कहाँ रखा जाता है, लोकसभा में ही रखा जाता है सबसे पहले। दूसरी बात, धन विधेयक यदि लोकसभा में रखना है आपको, तो इसके लिए आपको राष्ट्रपति की अनुमति क्या होती है, आवश्यक होती है। राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के आप धन विधेयक को नहीं रख सकते, राष्ट्रपति की अनुमति इसमें आवश्यक है। दूसरी चीज, अनुमति आवश्यक है। तीसरी और अति महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बताएगा कौन कि ये विधेयक धन बिल है या फाइनेंस बिल है। तो ये निर्धारण कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष जो है आपका, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो करेगा निर्धारित कि ये बिल क्या है, धन विधेयक है या फाइनेंस बिल है या साधारण बिल है। ये निर्धारित कौन करेगा, आपका लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। तो ये 3 प्रोसेस आपको ध्यान रखना है कि ये सब, धन विधेयक हमेशा कहाँ रखा जाता है, लोकसभा में रखा जाता है, राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, और इसका निर्धारण कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसके बाद आखिर धन विधेयक होता क्या है, इसे आप क्या बोलोगे, धन विधेयक बोलोगे। तो धन विधेयक किसे बोलोगे, या मनी बिल किसे बोलोगे। तो मनी बिल उसे बोला जाएगा जब संचित निधि से क्या कर रहे हैं हम, संचित निधि अर्थात कंसोलिडेट फंड से पैसा क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, या पैसा उसमें डाल रहे हैं।
संचित निधि अर्थात कंसोलिडेट फंड क्या होता है, नई चीज आ गई, बता चुका हूँ ऐसे में। कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है? कंसोलिडेट फंड होता है, संविधान का आर्टिकल 266 में इसका क्या है, वर्णन है। संविधान का आर्टिकल 266 बोलता है कि कंसोलिडेट फंड सरकार का वह फंड है जिसमें सरकार को प्राप्त सभी तरह के डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं। सरकार को सभी क्या होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स सरकार को क्या होते हैं, इसमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो जब भी सरकार का जो खजाना है वो क्या कहलाता है, आपका संचित निधि कहलाता है। संचित निधि से पैसा निकालना हो या संचित निधि में पैसा डालना हो तो ऐसी स्थिति में ऐसे बिल क्या कहलाते हैं, धन विधेयक कहलाते हैं। इसके अलावा एक होती है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि होती है राष्ट्रपति के पास आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए। संविधान का आर्टिकल 267 है, उसमें भी पैसा डालना हो या उसमें से पैसा निकालना हो तो उसके लिए भी जो बिल प्रस्तुत किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका मनी बिल या धन विधेयक कहलाएगा। आकस्मिक निधि से पैसा निकालना हो या संचित निधि से पैसा निकालना हो, आकस्मिक निधि में पैसा डालना हो या संचित निधि में पैसा डालना हो। इसके अलावा उधार लेना हो, सरकार क्या कर रही है, वर्ल्ड बैंक से क्या कर रही है, पैसा उधार ले रही हो, उधार लेना हो या उधार देना हो, तो ऐसी स्थिति में भी जो भी विधेयक होगा वो क्या कहलाएगा, आपका धन विधेयक या मनी बिल कहलाएगा। तो ये स्थिति आपको याद रखना, संचित निधि से पैसा डालना, संचित निधि से पैसा निकालना, आकस्मिक निधि में पैसा डालना, आकस्मिक निधि से पैसा निकालना, उधार देना, उधार लेना। और इसके अलावा अति महत्वपूर्ण जो है, कोई भी टैक्स या कर की दर को बढ़ाना, कम करना या नया कर आरोपित करना, ये भी काय में आएगा, आपके मनी बिल में आएगा। आपने देखा था जीएसटी यदि आया तो किस में आएगा, मनी बिल में आएगा। अर्थात किसी भी कर की दर को बढ़ाना हो, कम करना हो, नया कर आरोपित करना हो, कर को क्या करना हो, समाप्त करना हो, तो ये सब प्रक्रिया किसमें आएगी, आपके मनी बिल में। तो मनी बिल में आपको क्या क्या रखना, टैक्स से संबंधित बातें, संचित निधि, आकस्मिक निधि और उधार लेना। ये चार बातें यदि आपके दिमाग में आए तो आप समझ जाओगे कि ये धन विधेयक है। ये कौन सा विधेयक है, आपका धन विधेयक है। इसके अलावा अब आती है बात कौन सी, वित्त विधेयक या फाइनेंस बिल किसे बोलोगे, फाइनेंस बिल किसे बोलोगे। तो फाइनेंस बिल भी एक प्रकार से पैसे से ही संबंधित है। जिस प्रकार धन विधेयक का संबंध पैसे से था, फाइनेंस बिल भी क्या होता है, यही होता है। इस तरीके से साइलोगिज्म के माध्यम से यदि समझे तो धन विधेयक ये है और वित्त विधेयक आपका ये है। ठीक है, तो अर्थात सभी वित्त विधेयक आपके क्या होते हैं, धन विधेयक, लेकिन सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होते हैं, इसको आपको याद रखना। तो इसके अलावा अर्थात अब क्या होता है फाइनेंस बिल में, क्या होता है ये हम समझते हैं। तो फाइनेंस बिल का संबंध किससे है, संविधान का आर्टिकल 117 में क्या है, वर्णित है वित्त विधेयक। अब मैं आपको बताता हूँ। वित्त विधेयक में दो बातें हैं। वित्त विधेयक में दो तरह के वित्त विधेयक होते हैं, FB1 फाइनेंस बिल 1 और फाइनेंस बिल 2। दो तरह के क्या होते हैं, वित्त विधेयक होते हैं। वित्त विधेयक का संबंध होता है सरकार को जो भी आय हो रही है या सरकार का जो भी क्या हो रहा है, व्यय हो रहा है, उससे यदि सरकार का संबंध है। जैसे वहां पर टैक्स वाली बात आ रही थी, संचित निधि से पैसा निकालना, संचित निधि में पैसा डालना, उधार लेना, उधार देना, वो चार कैटेगरी थी। यहाँ पर आएगा वित्त विधेयक में सरकार को जो भी आय हो रही है, सरकार का जो भी व्यय हो रहा है, एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर सरकार का, ये काय के अंतर्गत आता है, ये आता है आपका, ये आएगा आपका फाइनेंस बिल के अंतर्गत आएगा। तो पहली चीज आपको ये रखना पड़ेगी। अब जो फाइनेंस बिल के दो प्रकार होते हैं, फाइनेंस बिल 1 और फाइनेंस बिल 2। फाइनेंस बिल 1 जो होता है, इसका संबंध भी काय से होता है, आय से होता है, व्यय से होता है, प्लस इसके अलावा इसमें अन्य विषय भी जुड़ा होता है। आय और व्यय को आप क्या मान सकते हो, आय और व्यय को आप मान सकते हो धन बिल है। क्या है ये, धन बिल वाली प्रक्रिया है।
है ना। धन बिल में भी यही था, आय व्यय वाली बात थी, वहां पे भी पैसे का संबंध था, तो इसमें पैसा तो रहेगा, धन बिल वाली बात तो रहेगी। साथ ही साथ इसमें अन्य विषय भी जुड़ा होता है। अन्य विषय का मतलब जैसे इनकम टैक्स की बात चली, और इनकम टैक्स में सरकार ने 0.2% शिक्षा पर क्या लगा दिया, उपकर लगा दिया। अर्थात टैक्स के ऊपर भी टैक्स, अर्थात जो भी इनकम टैक्स में 0.2% उसने क्या दे दिया, शिक्षा पर उपकर लगा दिया। तो ऐसा क्या कहलाएगा वो, ये अन्य विषय हो गया, जिसका संबंध काय से होता है, लोक कल्याण से होता है। इसका संबंध काय से होता है। हो सकता है सरकार आने वाले समय में हर चीजों में क्या लगा दे, कोरोना टैक्स लगा दे, क्योंकि सरकार को कोरोना पे यदि पैसा खर्च करना पड़ेगा तो हर चीजों में क्या लगा देगी, कोरोना टैक्स। तो फिर काय में आ जाएगा, फाइनेंस बिल 1, अर्थात वो आय व्यय तो रहेगा, साथ ही उसमें कौन सी है, एक लोक कल्याण की भावना जुड़ी हुई। तो एक आय व्यय प्लस लोक कल्याण की भावना जुड़ी हुई होती है, तो फाइनेंस बिल 1 कहलाता। इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। ये लोकसभा में भी लोकसभा में रखा जा सकता है। सबसे पहले कहाँ रखा जाता है, ये लोकसभा में रखा जाता है। फिर उसके बाद कहाँ रखा जाएगा, ये राज्यसभा में रखा जाएगा। अब धन विधेयक में मैं एक बात बताना आपको भूल गया कि धन विधेयक यदि लोकसभा से पारित होता है तो राज्यसभा उसे मात्र 14 दिन तक क्या कर सकती है, रोक सकती है। 14 दिन में यदि उसने कोई रिकमेंड लगा के लोकसभा को दे दी तो ठीक है, अन्यथा वह स्वतः ही क्या माना जाता है, पारित माना जाता था। राज्यसभा को मात्र 14 दिन रोकने का क्या है, अधिकार है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर लोकसभा में जब रखा जाएगा तो उसके बाद सेम प्रोसेस जो साधारण बिल के मामले में जो राज्यसभा को शक्ति है, वो शक्ति FB1 या फाइनेंस बिल के मामले में सरकार को क्या होती है, प्राप्त होती है। ये होता है आपका FB1। दूसरा होता है आपका FB2। इसका संबंध सिर्फ किससे होता है, आय और व्यय से होता है। इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं होती। राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है। किंतु जब ये विधेयक रखा जाएगा, तो इस पर राष्ट्रपति की क्या चाहिए, फिर रखने के बाद राष्ट्रपति की क्या चाहिए, फिर इस पर राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजा जाता है। रखने के बाद राष्ट्रपति के पास विचारार्थ भेजा जाता है। उसके बाद ये फिर लोकसभा में रखा गया है, लोकसभा, तो फिर उसके बाद कहाँ आएगा, ये राज्यसभा में आएगा। सेम प्रोसेस साधारण बिल की तरह दोनों में होती है। अर्थात साधारण बिल की तरह चलते हैं दोनों, अर्थात राज्यसभा उसे पारित कर भी सकती है, उस पर कोई अनुशंसा भी कर सकती है, पारित करने से मना भी कर सकती है। अर्थात साधारण बिल के समान चलते हैं दोनों में। इसमें सिर्फ क्या है कि राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। इसमें राष्ट्रपति की अनुमति तो आवश्यक नहीं है, लेकिन रखने के बाद राष्ट्रपति के विचारार्थ ये बिल जाता है। तो फाइनेंस बिल 2 में आपको ये चीजें याद रखनी है। और स्वयं जो ताकत है एक साधारण बिल के मामले में जो राज्यसभा को प्राप्त है कि राज्यसभा बिल को पारित कर सकती है, संशोधित कर सकती है, लौटा सकती है, 6 माह में अधिवेशन हो सकता है, वो सब प्रक्रिया यहाँ पर FB1 और FB2 में प्राप्त है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए कि धन विधेयक में जो 4 कैटेगरी है ना, वो 4 कैटेगरी के बिल क्या कहलाते हैं, धन विधेयक। और यदि इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कोई बात है तो काय में आएगा, आपका फाइनेंस बिल में आएगा। फाइनेंस बिल में इनकम और आय और व्यय के साथ कोई अन्य विषय भी जुड़ा हुआ है यदि लोक कल्याण का, तो वो फिर FB1 को क्या करेगा, फॉलो करेगा, जिसमें राष्ट्रपति की अनुमति क्या होगी, आवश्यक होगी। लोकसभा में रखा जाएगा सबसे पहले, उसके बाद ये कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, और उसके बाद राज्यसभा को सेम पावर प्राप्त है जो साधारण बिल के मामले में प्राप्त। FB2 में क्या होता है, सिर्फ आय व्यय का मैटर होता है, राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं होती है। दोनों सदनों में से किसी में भी जा सकता है, लोकसभा में भी जा सकता है, राज्यसभा में भी जा सकता है FB बिल। और उसके बाद राष्ट्रपति के विचारार्थ ये बिल रखा जाता है, और उसके बाद फिर ये दोनों सदनों से क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। तो ये प्रक्रिया आपकी वित्त विधेयक और फाइनेंस विधेयक के बारे में मैंने आपको बताई। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार एक धन विधेयक होता है और एक वित्त विधेयक होता है। तो धन विधेयक के लिए क्या प्रोसीजर है, धन विधेयक पर अनुमति कौन देगा, राष्ट्रपति देगा। धन विधेयक का निर्धारण कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। धन विधेयक कहाँ रखा जाएगा, तो लोकसभा में रखा जाएगा। धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा क्या करेगी, उसे मात्र 14 दिन क्या कर सकती है, रोक सकती है। 14 दिन में
यदि रिकमेंड लगा के उसने लोकसभा को भेज दिया और लोकसभा ने उस रिकमेंड को यदि नहीं भी माना तो भी वह बिल क्या माना जाएगा, स्वतः ही पारित माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि राज्यसभा को धन विधेयक के मामले में कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, राज्यसभा मात्र 14 दिन तक इसे क्या कर सकती है, रोक सकती है। फिर उसके बाद आता है फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल आय और व्यय से क्या होता है, संबंधित होता है। आय व्यय के साथ जब अन्य विषय भी जुड़ जाते हैं लोक कल्याण के, तो FB1 में आता है। इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। ये लोकसभा में रखा जाएगा और राज्यसभा में इसे सामान्य शक्ति प्राप्त है, जो कि सामान्य विधेयक में होती है। अर्थात राज्यसभा इसे कुछ रिकमेंड के साथ लौटा भी सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है और इस पर संयुक्त अधिवेशन भी हो सकता है साधारण विधेयक के समान। तो ये FB1 और FB2 अर्थात जितने भी फाइनेंस बिल है वो सब काय के अंतर्गत आते हैं, धन विधेयक जो है आपका एक अलग है, लेकिन जितने भी फाइनेंस बिल जो है, फाइनेंस बिल के अंदर इंक्लूड क्या है आपका, धन विधेयक। लेकिन सभी धन विधेयक फाइनेंस बिल नहीं होते, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो याद रख लिए इसको आसानी से। ये यदि आप इसको डायग्राम को अच्छे समझ लेंगे कि FB1 में राष्ट्रपति की अनुमति शुरुआत में आवश्यक होती है और FB2 में राष्ट्रपति की अनुमति नहीं आवश्यक होती। जब बिल रखा जाता है तो राष्ट्रपति के पास विचारार्थ जाता है, उसके पश्चात दोनों सदनों से क्या होना चाहिए, वो पारित होना चाहिए। ये FB2 है। इसका संबंध आय और व्यय से है और धन विधेयक का संबंध काय से है, टैक्स से है, संचित निधि से है। संचित निधि से पैसा निकालना है, कम करना है। टैक्स से उधार लेना है, उधार देना है। आकस्मिक निधि से उसका संबंध है। तो वो चारों चीजें आपकी काय में आएगी, धन विधेयक में आएगी। धन विधेयक का संबंध 110 में है और वित्त विधेयक आपका काय में आता है 117 में आता है। तो दो आपको दीर्घ उत्तरी मैंने सवाल बता दिए हैं और इसको आप क्लियर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कल फिर 2-3 बड़े क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को क्या करें, शेयर करें और फेसबुक पे यूट्यूब पे लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं बच्चों से, अपने दोस्तों से। यदि यूट्यूब पे लाइव लेक्चर हो गया तो उसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी रहेगी। 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, 200 सब्सक्राइबर तो हो ही गए। यदि आप व्यक्तिगत प्रयास करेंगे, जैसे आज 40-50 सब्सक्राइबर बढ़े हैं, आप इसी प्रकार रुचि लेते रहेंगे तो 10 दिन में ही अपने 1000 क्या हो सकते हैं, सब्सक्राइबर हो सकते हैं। और यूट्यूब के माध्यम से लेक्चर की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप कोशिश करें कि यूट्यूब पे लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।